हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। ठीक है बच्चों, ये जो टॉपिक है अपन लोग ने इसको स्टार्ट कर दिया था हर बार की तरह। ठीक है, ये है अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। ठीक है, इसकी ऑलरेडी अपन 3 सेशन जो है वो ले चुके हैं और अपने को समझ में आ चुका है कि कितने तरह के नए किंग्स थे, दिल्ली में क्या प्रॉब्लम थी, कितने तरह के सुल्तान थे, कितने तरह की डायनेस्टीज जो है वो दिल्ली सल्तनत ने देखी है। यानी दिल्ली के जो सुल्तान मतलब दिल्ली के जो किंग्स थे जो दिल्ली पे रूल करते थे, ठीक है, उनके बारे में अपन ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं, है ना बच्चों। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन बाय खलजीस एंड तुगलक्स। ठीक है, आज का भी अपना वीडियो जो है जो सेशन है वो ज्यादा लंबा का नहीं होगा, छोटा सा होगा, क्योंकि बहुत डेप्थ में आपको धीरे धीरे समझ के इसको याद करते हुए चलना। ठीक है, ध्यान रहे बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, याद करते हुए चलना है, भूलना कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको अपन शॉर्ट शॉर्ट में कर रहे हैं, लॉन्ग लॉन्ग में करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, आओ अपन बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है अपना एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन बाय खलजीस एंड तुगलक्स, इसमें आपको शॉर्ट में अगर मैं बता दूं पहले, इसमें अपन बात करने वाले हैं कि किस तरीके से उनको उनके लोगों की जरूरत पड़ती थी या वो हायर करते थे। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, जो अपन ने सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ा था ना, कि अगर किंग को एकदम सही रहना है तो उसको सोल्जर की जरूरत है, सोल्जर अगर काम तब करेगा जब उसके पास सैलरी आएगी, सैलरी कब आएगी जब किंग के पास पैसा आएगा, पैसा कब आएगा जब पीजेंट जो है वो टैक्स पे करेंगे। उसी तरीके से खलजीस और तुगलक, ठीक है, इनको भी जरूरत थी लोगों की, तो किस तरीके से ये लोग हायर करते थे और किस तरीके से अपनी गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटर्स या एडमिनिस्ट्रेशन को ये चलाते थे। ठीक है, तो आओ बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। जो इसमें सिंपल सा बता रखा है, इसमें आपके सामने छोटे छोटे 4 पॉइंट है, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में बच्चे बता रखा है कि उनको जो उनके आदमी चाहिए होते थे जो उनके अंडर में काम करें, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे वो गवर्नर हो, या फिर बेसिकली जो दिल्ली की सल्तनत थी उसमें जितने भी राजा लोग, जो किंगडम है उस किंगडम में जितने भी लोग हैं, वो चाहिए होते थे उनको रिलायबल। रिलायबल मतलब जिन पे अपन भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, फेथ कर सकते हैं, वो सारे लोग उनको चाहिए होते थे। उनका ये मानना था कि हम लोग जिनको हमारे अंदर रखे हैं उसमें हम लोग पूरा का पूरा भरोसा कर सकें, मतलब डिपेंड अपन हो सकते हैं उस पर। हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि भैया वही हमारा सिक्योरिटी गार्ड बनेगा, इतनी उसके ऊपर फेथ और ट्रस्ट होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में दिल्ली सुल्तान ने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम लोग पहले तो गुलामों को उठाते हैं, स्पेशल स्लेव्स है ना, गुलाम, गुलाम को उठाते हैं और उसको ट्रेनिंग देते हैं, अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देते हैं मिलिट्री की, किस तरीके से मिलिट्री में काम होता है, या फिर किस तरीके से लड़ाई की जाती है, बचाया जाता है, सब चीजें। ठीक है, उसको सब चीज सिखाएंगे, है ना। तो उसको चीफ्तान बनाएंगे, मतलब हेड बनाएंगे उसको हर चीज का। ठीक है, अब उसको मिलिट्री सर्विस की ट्रेनिंग दे दी, उसको पूरा सिखा दिया, सब चीजें कर दिया। इवन जो इल्तुतमिश है वही जनरली स्लेव्स को मतलब हायर करता था, ऑब्वियसली बात है, इल्तुतमिश जो है वही स्लेव्स को लेके आता था, स्लेव्स मतलब गुलाम, उनको वही लेके आता था। अब धीरे धीरे करके क्या हो गया, उनको इतना ज्यादा भरोसा होने लग गया स्लेव के ऊपर कि उन्होंने उनको इम्पोर्टेंट जगहों पे लगाना स्टार्ट कर दिया, जैसे पॉलिटिकल ऑफिस में, जो किंगडम के पॉलिटिकल ऑफिस है ना, उनको वहां लगाना स्टार्ट कर दिया, उनको इस तरीके से ट्रेन कर दिया कि वो मास्टर बन जाए। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में इसको बंडगन भी बोलते हैं, ध्यान रखना बच्चों, बंडगन। ठीक है, आया बच्चों, ये था अपना फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में कहना चाह रहा है, जो हम्बल बर्थ के पीपल थे, जो नोबिलिटी थे, ठीक है, जो राजा महाराजा थे, उनको भी इस तरीके से रेस किया जाता था कि वो पॉलिटिकल पोजीशन स्पेशली तुगलक और खलजीस इनके अंडर में कर सके, मतलब इन ये बेसिकली क्या हो गया, उनके क्लाइंट्स हो गए, है ना। जो इल्तुतमिश जो था, जो गुलाम प्रोवाइड कर रहा था, उसका क्या हो गया, उसका मेन क्लाइंट कौन सा जाएंगे, तुगलक एंड खलजीस, जो राजा महाराजा किंगडम के जो हेड है वो उसके क्लाइंट बन गए, क्योंकि उनको चाहिए होते थे लोग जो उनको सिक्योर कर सकें, जो उनको गार्ड कर सकें, उनको प्रोटेक्ट कर सकें, चाहे वो पॉलिटिकल ऑफिस में हो, चाहे उनके वो मिलिट्री में हो। ठीक है, वो इनको प्रोवाइड करते थे। और प्रोवाइड करने के बाद क्या हो गया, उनका मेन काम क्या होता कि भैया जिस पर्सन के अंडर में वो काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करके रखे, क्योंकि वो डिपेंडेबल है ना। आज मान लो मेरे को कोई गार्ड मिलता है जो मुझे प्रोटेक्ट करता है, तो मैं पूरा डिपेंडेबल हूँ उसके ऊपर कि हाँ मुझे कुछ होगा तो ये बचा लेगा। ये गार्ड का काम क्या होता है, यही काम होता है। सिक्योरिटी का काम क्या होता है, यही काम होता है। तो इसी तरीके से उनको ट्रेन भी किया जाता था कि उसके ऊपर अपन पूरा भरोसा कर सके, रिलाय कर सके और डिपेंडेबल भी हो सके कि हाँ ये कुछ नहीं होने देगा। लेकिन ये जो स्लेव्स और क्लाइंट्स, इनके बीच की जो पॉलिसी थी ना, वो इतनी ज्यादा लॉयल थी
इतनी ज्यादा लॉयल थी कि वो अपने घर वालों का रिश्ता जो है, उनके जो घर वाले थे, जो लीगल हेयर्स थे, मतलब परिवार वाले जो थे, उनसे वो भले लॉयल्टी नहीं दिखाएंगे, उनसे भले वो झूठ बोल देंगे, उनका भले वो भरोसा तोड़ देंगे, लेकिन अपने मास्टर का जो भरोसा है वो नहीं तोड़ेंगे। यानी जिसके अंडर में वो जो काम कर रहे हैं उसका जो भरोसा है वो बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। आया बच्चों समझ में? मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है ये कि जो क्लाइंट्स हैं, यानी जो महाराजा हैं, तुगलक और खलजीस, उनके अंडर में वो काम कर रहे हैं, जो वो बोलेंगे वो करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वो भरोसा अपने घर वालों का नहीं तोड़ सकते। एग्जाम्पल दो बच्चों इसका, आपने बाहुबली सबने देखी ना पिक्चर, तो यहाँ पे इसकी ये जो पॉलिटिकल पोजीशन, ये जो क्लाइंट्स की बात हो रही, क्लाइंट अपना क्या होगा यहाँ पे? बाहुबली, या फिर राजमाता, ये बड़े बड़े लोग, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रेन किया जा रहा है पॉलिटिकल पोजीशन के लिए, उसके कंट्रोल करने के लिए, मिलिट्री के लिए, वो एक तरीके से कौन हो गया? अपना कटप्पा। देखिए सबने पिक्चर बाहुबली, तो कटप्पा कौन हो गया? एक तरीके से वो स्लेव हो गया, गुलाम हो गया, जो उसका राजा बोलेगा वो उसको करना पड़ेगा, भले राजा कैसा भी बोले, ठीक है। जब बाहुबली मर गया था उसके बाद जो बल्लाल देव ने बोला वो करना पड़ा ना उसको, कटप्पा को मारना पड़ा, क्योंकि वो राजा है, जो भी उसको बोलेगा वो मानना पड़ेगा, भले वो उसकी फैमिली के अगेंस्ट हो। तो यही चीजें बच्चे होती थी, उसको पूरा भरोसा करना पड़ता था, ठीक है। इवन जो नए नए सुल्तान आते थे उनको भी अपने खुद के सर्वेंट्स रखने होते थे। अब खुद सोचो कि आज मैं अगर कहीं का राजा बनता हूँ, मान लो कि एक राजा था ऑलरेडी, मैं नया राजा बनता हूँ, तो मैं खुद के सर्वेंट्स को लेके आया। अब जो पुराने सर्वेंट हैं और जो नए सर्वेंट हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कि भैया ये अच्छा है, या फिर हम लोग हैं तो ये क्यों आया, नए लोगों को क्यों लाना पड़ रहा है जब पुराने हैं, तो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ होने लग गए, ठीक है। जो पर्शियन के ऑथर्स थे ना, उन्होंने तवारी को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने बोला कि नहीं, हमको भैया लो एंड बेस बॉन्ड को रखना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, अपॉइंट देना पड़ेगा, कि अपने हिसाब से या तो नया निकालो सिस्टम। बड़े बड़े जो ऑफिस हैं वहां पर लो एंड बेस बॉन्ड के हिसाब से करने पड़ेंगे, जिसको ये सब चीजें आती हैं, जिसको हमको ट्रेनिंग दे सकते हैं हम। मतलब आप सोचो कि जो मच्छर से डरता है उसको अगर अपन मिलिट्री में डाल दें, वो भी गार्ड करने के लिए किंग को, या चिपकली से डरता है तो वो कर पाएगा? तो ये चीज को लेकर दिक्कत होने लगी, उन्होंने लगे हम लोग नए नए अपॉइंट करेंगे। अब ऐसा ही हुआ, उन्होंने गवर्नर्स, अकाउंटेंट्स, इन सबको अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। अपॉइंट करना मतलब हायर करना, ठीक है। उन्होंने उसको अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग तरह के अलग अलग लेवल पे अपॉइंटमेंट जो है वो स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब गवर्नर्स का पढ़ते हैं कैसे अपॉइंटमेंट था। मिलिट्री कमांडर जो थे वो अपॉइंट होने लगे एज अ गवर्नर्स ऑफ डिफरेंट साइज टेरिटरीज बाय खलजी एंड तुगलक। खलजी और तुगलक की जो आर्मी थी, जो एरिया था, जो टेरिटरी थी, उनका जो टाइम पीरियड था रूल करने का, उनके अंडर में टेरिटरी को डिवाइड कर दिया गया, पूरी टेरिटरी को। जैसे मान लो कि उनके अंडर में सूरत है, तो सूरत को डिवाइड कर दिया गया, जैसे अडाजन, उदना, उमरागाम, पिपलोद, बेसू, है ना, ऐसे ऐसे एरिया में डिवाइड कर दिया गया। और हर एक एरिया के अंदर, हर एक टेरिटरी के अंदर एक गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया गया। गवर्नर को क्या बोला गया? मिलिट्री कमांडर्स, जो सारे के सारे मिलिट्री से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे वही लेगा। अब जो जितनी भी टेरिटरीज थी ना, उन हर टेरिटरीज को क्या कहते थे? इक्ता। क्या बोलते थे बच्चों? इक्ता, IQTA। हर एक टेरिटरी को क्या बोलते थे? इक्ता। और हर टेरिटरी को जो होल्ड करता था उसको बोलते थे इक्तदार या फिर मुक्ति। इक्तदार या मुक्ति मतलब जो उसको होल्ड कर रहा है उस पर्टिकुलर टेरिटरी को, उसको बोलेंगे इक्तदार, और जो टेरिटरी थी उसको बोलेंगे इक्ता। फॉर एग्जाम्पल, आज मान लो अडाजन में मैं रूल कर रहा हूँ, मेरे अंडर में है, तो मैं बन जाऊंगा इक्तदार और अडाजन मेरा इक्ता हो जाएगा, ठीक है। मेरा इक्ता मतलब मेरी टेरिटरी, ठीक है। अब जो इक्तदार होते थे, जो मुक्ति होते थे, उनको अलग अलग मिलिट्री लेवल पे कैंपेनिंग्स या फिर लॉ जो बनता था उनको मेंटेन करना पड़ता था, ताकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई चला नहीं जाए। गवर्नमेंट कौन है यहाँ पे? मतलब गवर्नमेंट कौन है यहाँ पे? रूल कौन कर रहा है? खलजी एंड तुगलक। उनके अगेंस्ट में कोई चला नहीं जाए, तो ये सब चीजें जो है इक्तदार को मेंटेन करके चलनी पड़ती थी, ताकि उसके इक्ता में, उसके टेरिटरी में कभी भी कोई नुकसान ना हो, कोई भी तरह का रिवोल्ट या लड़ाई ना हो। उनको सैलरी मिलती थी, उनको उनके काम करने की पे सैलरी मिलती थी। उनका काम क्या होता था? राजा क्या चाहता था? पैसे। पैसे कैसे आएंगे? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब टैक्स। तो उनका काम क्या हो गया? रेवेन्यू कलेक्ट करना,
ठीक है, और रेवेन्यू कलेक्ट करते थे तो उसको सैलरी मिलती थी। जैसा कि अपन ने देखा कि राजा का सोल्जर है, यहाँ पे सोल्जर कौन हो गया, गवर्नर, उनको सैलरी कैसे मिलेगी, जब पीजेंट से रेवेन्यू आएगा, तो वो एक चीज होने लग गई, है ना। अब जो मुक्ति से है, जो इक्तदार से, वो कैसे इफेक्टिव कंट्रोल करते थे, उनका एक ही काम होता था कि भैया वो हर टाइम पे चेक करते रहते थे कि कहीं चीजें बदल तो नहीं रही हैं, ठीक है। और दूसरा, है ना, दूसरा इक्तास जो थे, इक्तास मतलब जो टेरिटरी थी, वो बहुत कम टाइम के लिए, हर थोड़े टाइम पे मतलब मान के चलो कि कोई नई टेरिटरी बने या कुछ नया बने, ज्यादा लंबा नहीं खींचता था उसको। जो राजा था ना, खलजी और तुगलक, वो ये सोचते थे कि पर्टिकुलर टेरिटरी में हम लोग असाइन जो करेंगे वो लिमिटेड टाइम के लिए करेंगे, फिर उसको हम शिफ्ट कर देंगे। तो ऐसे करके जो है प्रॉपर तरीके से काम होता था। मतलब एक तरीके से अडाजन में मैं हूँ, तो मैं थोड़े टाइम के लिए, फिर मुझे शिफ्ट कर देंगे। तो इससे क्या होता ना कि तुगलक और खिलजी वो बहुत तरीके से काम करते थे, और इस टाइम पे वो बिल्कुल भी मतलब लीनियंट नहीं होते थे, हार्श एकदम, कि नहीं आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो कलेक्ट करना है, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अब कैसे भी करो आप करो, है ना। फिर उसके बाद ये जो गवर्नेंस की बात होगी, फिर उन्होंने अकाउंटेंट्स को भी अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। अकाउंटेंट्स मतलब जो पूरा रेवेन्यू से रिलेटेड सारा मेंटेन करते हैं। अगर आपको अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, क्या काम करता है वही, ठीक है। अब ये बेसिकली स्टेट, इसको जो स्टेट है वो अपॉइंट करता था। स्टेट का मोटिव ये होता था कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है मुक्ति से, इक्तदार से, जो उसका होल्डर है पर्टिकुलर एकता का, कि कितना रेवेन्यू उन लोगों ने कलेक्ट किया है और कितना उनका कंट्रोल है अपने अपने एरिया के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अडाजन में मेरे को बोला गया कि 2 करोड़ का टैक्स लेके आना है, तो अकाउंटेंट ये चेक करेगा कि 2 करोड़ का टैक्स आया कि नहीं आया, कंट्रोल पूरा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं आया, आया तो उसका मतलब बहुत अच्छे से काम हो रहा है, फिर वो बढ़ा देंगे धीरे करके। तो ऐसे करके टैक्सेस जो है वो स्टेट्स को बता दिए जाते थे कि आपको अपनी अपनी स्टेट से, अपनी अपनी टेरिटरी से जो है वो इतना टैक्सेस कलेक्ट करना है, और उसके बाद उसमें कितने सोल्जर्स चाहिए वो गवर्नर उनको बताता था, कितने सोल्जर्स आपको चाहिए होंगे, आपको इतने ही सोल्जर्स के थ्रू इतना जो टैक्स है वो वहां से निकलवाना है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? सिंपल सी बात है, अकाउंटेंट का काम क्या हो गया, रेवेन्यू कितना आया है वो देखना, ठीक है, बोला कितना था वो चेक करना, है ना। अब मान लो बोले 2 करोड़ बोलना है, लेकिन आपको 10 लोग दिए जाएंगे, तो 10 लोगों के थ्रू ही आपको उतना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आज के सेशन में इसको अपन एंड करते हैं। ज्यादा नहीं, जैसे मैंने कहा था कि अपन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आज पढ़ेंगे कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर उन्होंने अपॉइंट किया। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, इसके नोट्स बना लीजिएगा। अपन फिर मिलेंगे बच्चों बहुत जल्दी, ठीक है। तब तक के लिए आप घर बैठे सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। ठीक बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। बाय बाय।